हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग z की टर्म्स में, मतलब विभाजन फलन या पार्टीशन फंक्शन जो होता है z, उसकी टर्म्स में हमने काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट किए। जैसे एंट्रोपी के बारे में हमने बात की, और इसके अलावा हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, एंथैल्पी या और भी सारे फैक्टर्स हमने कैलकुलेट किए, एवरेज एनर्जी वगैरह सब कुछ कैलकुलेट किया। अभी इसी टर्म में हम लोग कुछ और चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। जैसे उसमें से एक है गिब्स एनर्जी और एक है प्रेशर। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रेशर, दाब के बारे में बात करेंगे और गिब्स एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं प्रेशर के बारे में बात करता हूँ। प्रेशर, जिसको बोलते हैं दाब, ठीक है। आगे हम एक रिलेशन पढ़ेंगे, वहां से हम लोग प्रेशर का एक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। वो फॉर्मूला मैं यहीं पे काम में लूंगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे आता है। प्रेशर क्या होता है? सबसे पहली चीज तो प्रेशर होता है कि जैसे मान लो कि एक रूम है और उस रूम में पार्टिकल्स है, कण है, कोई भी गैस के हैं, मान लो कैसे भी है। तो वो जो कण है, वो पार्टिकल्स है, वो मूवमेंट करते हैं, इधर उधर मोशन करते हैं, गति करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, दीवारों पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, बल लगेगा। अब दीवारों पे जो फोर्स लगता है, तो फोर्स की वजह से क्या होता है, फोर्स जो टोटल फोर्स होगा, जैसे मान लो कि एक वॉल है, एक दीवार है, उसका एरिया है ए, और इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है एफ है। तो ए एरिया पे फोर्स लग रहा है एफ, तो पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे कितना बल लग रहा है, उसको हम लोग प्रेशर बोल देते हैं। ये दाब, इस तरीके से दाब को, प्रेशर को डिफाइन किया गया। ये सिंपल सा इसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है कि कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। बट हम लोग ये बेसिक डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो हम लोग फोर्स के टर्म्स में ऐसे लेके आते हैं। लेकिन हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू स्टडी करेंगे उसको। तो थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। सिंस दाब, प्रेशर जो होता है P, उसको ऐसे लिखा जाता है माइनस dF/dV टेम्परेचर। ये है फोर्स नहीं है, ये है हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। एफ पहले पढ़ा है ना मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी पढ़ा है हमने, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। और वी है आयतन, टी है टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए वी के रेस्पेक्ट में अगर हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी का डिफरेंशिएशन किया जाए, तो उसका जो नेगेटिव वैल्यू आता है वो प्रेशर के बराबर आता है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि वॉल्यूम v के रेस्पेक्ट में जो f का ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, एक तरीके से ग्रेडियंट बोल सकते हो। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, d/dx, इस तरीके से तो करते हैं। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंशिएशन करना होता है। ये ग्रेडियंट है, अवकलन कर रहा हूं मैं एक तरीके से, तो ये इसका क्या है, ग्रेडियंट है, प्रवणता। ये परिवर्तन की दर है, v के सापेक्ष f के परिवर्तन की दर, और वो दर भी, रेट भी कैसा है, नेगेटिव रेट है। ये नेगेटिव चेंज रेट है विद रिस्पेक्ट टू v वाइल कीपिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखते हुए जब ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये प्रेशर के बराबर आता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन इसके टर्म्स में लिख सकता हूं। तो पहले आप डेफिनेशन लिखिए। ताप को नियत रखते हुए, ताप को नियत रखकर, ऐसे लिख लो, ताप को नियत रखकर हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा की आयतन के साथ परिवर्तन की ऋणात्मक दर, आयतन के साथ परिवर्तन की ऋणात्मक दर दाब के बराबर होती है। परिवर्तन की ऋणात्मक दर दाब के बराबर होती है। ये फॉर्मूला छाप लेना। ताप को नियत रखकर हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा की आयतन के साथ परिवर्तन की ऋणात्मक दर दाब के बराबर होता है। इंग्लिश में लिखो, the negative rate of change of, the negative rate या negative gradient भी बोल सकते हैं, the negative rate of change of Helmholtz energy, the negative rate of change of Helmholtz energy with respect to volume while keeping constant temperature, while keeping constant temperature is known as pressure, ये फॉर्मूला छाप लो। तो प्रेशर को, दाब को हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा के और वॉल्यूम के पदों में इस तरीके से लिखते हैं, इनके टर्म्स में, ठीक है। तो हम लोग F को, F जानते हैं हम लोग, सिंस
एफ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, जो F होता है वो होता है -NKT ln Z। ये कैलकुलेट किया था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। F का वैल्यू ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर इसका F का डिफरेंशिएशन करूँ तो देखो बाई 1 and 2, बाई 1 and 2, P जो आएगा इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो मैं ऐसा लिख देता हूँ -d/dv और इसका डिफरेंशिएशन करना -NKT ln Z, और मेरे को कांस्टेंट रखना है क्या, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अब देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। दूसरा n टेम्परेचर रखना कांस्टेंट, तो टेम्परेचर आ जाएगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। n और k ये भी कांस्टेंट, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो ये भी कांस्टेंट है, तो NKT ये तो आ गया बाहर। डिफरेंशिएशन किसका होगा, d/dv ln Z, और ये आ गया अपने पास में प्रेशर। अब Z का अगर वैल्यू अपने को पता हो तब हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन Z का कोई वैल्यू पता नहीं, Z के टर्म्स में ही, Z के पदों में ही कैलकुलेट करना होता अपने को, ठीक है। ये प्रेशर आ गया, ये दाब आ गया अपने पास, सिंपल, ठीक है। ये प्रेशर आ गया। अब एक और चीज बच गया, गिब्स एनर्जी। तो गिब्स ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, ये हो गया कंप्लीट। चलो गिब्स एनर्जी के बारे में बात करते हैं। गिब्स ऊर्जा, गिब्स एनर्जी, देखो गिब्स एनर्जी की अगर बात करूं मैं, गिब्स एनर्जी को कैपिटल G से लिखते हैं, और ये कैसे होता है ऐसे देखो, पहले मैं बता देता हूं फिर डेफिनेशन लिखेंगे, तो पहले अभी छापना मत, पहले समझ लो इस चीज को। G जो होता है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया, एंथैल्पी और T इंटू एस का जो गुणनफल होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है उनका डिफरेंस है ये, इन दोनों के डिफरेंस को G से डिफाइन किया गया है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, देखो कैसे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, सिंस एंथैल्पी, एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंथैल्पी H होता है, H क्या होता है, P H होता है, U प्लस PV होता है ना, अरे ये होता है एंथैल्पी U प्लस PV। तो एंथैल्पी का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दो तो देखो बाई 1 and 2, बाई 1 and 2, एंथैल्पी का अगर वैल्यू पुट कर दो तो G इक्वल्स टू क्या आया, एंथैल्पी का वैल्यू आएगा यहाँ पे U प्लस PV माइनस TS, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इसको मैं एक बार यहाँ पे छोड़ देता हूँ, U प्लस PV माइनस TS, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लूँ तो U TS को पहले लिख देता हूँ प्लस PV, ये जो टर्म है ये क्या है, ये हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का वैल्यू है, ये हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा को ऐसे लिखते हैं U माइनस TS, तो U माइनस TS क्या है, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो, सिंस F इज इक्वल्स टू U माइनस TS, ये है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। तो U माइनस TS, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दो तो बाई 3 and 4, बाई 3 and 4, G इज इक्वल्स टू क्या आ गया, F प्लस PV। तो G के दो तरीके से डेफिनेशन बना सकता हूं मैं, ऐसे भी लिख सकता हूं H माइनस TS, मतलब एंथैल्पी और T इंटू एस का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का अंतर है, उसको G से गिब्स एनर्जी बोलते हैं, ऐसा भी बोल सकता हूँ एक डेफिनेशन। तो दूसरा डेफिनेशन ऐसे बोल सकता हूँ कि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और PV का जो मल्टीप्लीकेशन है, उनका जो योग है, उनका जो सम है, योग है, एडिशन, उसको भी गिब्स एनर्जी। तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के F के टर्म्स में बताना हो तो ये डेफिनेशन दे सकते हो, H के टर्म्स में बताना हो तो ये डेफिनेशन दे सकते हो। तो आप जो चाहे मर्जी हो उसको उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके से बता देता हूँ। तो पहले डेफिनेशन लिखो फिर ये छापना है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखो, हम लोग ये डेफिनेशन लिखेंगे कि एंथैल्पी और इसका डिफरेंस,
तो लिखो द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी एंड प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। The difference of enthalpy and product of temperature and entropy is represented as Gibbs energy, और is known as Gibbs energy। ठीक है, ये छाप लो भैया, हिंदी में लिखो। एंथैल्पी तथा ताप एवं एंट्रोपी के गुणनफल का अंतर, एंथैल्पी तथा ताप एवं एंट्रोपी के गुणनफल का अंतर गिब्स ऊर्जा के बराबर होता है, गिब्स ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया गिब्स एनर्जी के बारे में, ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट इक्वेशन। यहां से ये समझ आया, तो इससे मैंने ये कैलकुलेट किया कैसे, एंथैल्पी को U प्लस पी वी लिखते तो एंथैल्पी का वैल्यू U प्लस पी वी लिखते, U माइनस टी एस को हम लोग F लिखते तो F प्लस पी वी बच गया, ये आ गया। इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पॉज करके इसको छाप लेना। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। मुझे गिब्स एनर्जी चाहिए, मतलब G का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अभी तो ये फॉर्मूला है, इसका वैल्यू Z के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोगों का, तो टारगेट ये है, तो Z के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, सिंस इसको इक्वेशन नंबर लिख दो 5, F जो होता है वो होता है माइनस एन के टी ln Z, ये पता किया था अभी हमने, मतलब लास्ट लेक्चर में F का वैल्यू पता था ये। दूसरा P का वैल्यू भी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, P का वैल्यू आया था एन के टी, ठीक है, एन के टी डी बाई डी वी ln Z, ये था, अरे यही था, तो ये भी आ गया था अपने पास में। क्लियर है ना? तो ये दोनों वैल्यू मिल गए, ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। दोनों वैल्यू पुट करो तो इसको 6 कर दो, इसको 7 कर दो, तो भाई 6 7 बाई 5 6 एंड 7, तो जी का जो वैल्यू, एफ का वैल्यू रखेंगे माइनस एन के टी ln Z, और ये वैल्यू देखो P है और V से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं V से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, V एन के टी डी बाई डी वी ln Z, ये है भैया G का वैल्यू। तो आप चाहो तो इसमें कुछ कॉमन भी ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। देखो एन के टी इसमें कॉमन आ जाएगा, एन के टी, ये माइनस ln Z है, और ये है d बाई डी वी ln Z, ये बन गया। माइनस के साथ में कॉमन लोगे तो ये प्लस का रह जाएगा, ये माइनस का रह जाएगा। ये गिब्स एनर्जी आ गया, इसको पॉज करके छाप लो। एक बार मैं देख लेता हूँ इसी फॉर्म में कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है, चाहे तो हम लोग और भी फॉर्म बना सकते हैं, बाकी अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये इसी की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ये हो गया। ये टॉपिक जो जेड के टर्म्स में हम लोग ये सारी जो कैलकुलेट किया ना वो कंप्लीट हो गया टॉपिक। इसको पॉज करके आप कॉपी कर लेना। मैं अब कुछ चीजें बताता हूं कि हमने क्या किया है। अब सुनो, ये जो कहानी पढ़ी है ना पिछले 3-4 लेक्चर में, एंट्रोपी वगैरह, ये तो उसके बारे में मैं बात करता हूं हमने क्या किया। एग्जाम में इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, जैसे आपको पूछेगा कि विभाजन फलन, पार्टीशन फंक्शन जिसको बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन, विभाजन फलन, एक था प्रोबेबिलिटी फंक्शन। विभाजन फलन होता है जेड, और जेड होता है समेशन ई टू पावर माइनस बीटा ई आई, ये होता है जेड। एक था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रायिकता वितरण फलन, एक था प्रायिकता वितरण फलन, प्रायिकता वितरण फलन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको समवितरण फलन भी बोलते हैं, इसको समवितरण फलन भी बोलते हैं।
कभी इन दोनों नामों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। हिंदी में क्या दोनों को इस तरीके से बोला गया है, समवितरण फलन, प्रायिकता वितरण फलन, ठीक है। तो समवितरण फलन का मतलब विभाजन फलन है एक तरीके से। हाँ तो देखो ये पी आई था, ये जो प्रोबेबिलिटी, ये पी आई बोलते थे इसको, और ये था e टू पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन ऑफ e टू पावर माइनस बीटा ई आई। इसको हमने ऐसे डिफाइन किया था e टू पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो हमने इसका मीनिंग डिफाइन किया कि ये क्या होता है, फिर ये पता किया, ये दोनों मतलब ये दोनों पता किए है होते क्या है। फिर ये जेड इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने ये बोला कि मैं जो सारे फैक्टर्स है थर्मोडाइनमिक्स के, जैसे एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी या वॉटएवर जो भी सारी एनर्जी वगैरह, प्रेशर, मीन एनर्जी, औसत ऊर्जा, इन सबको मैं जेड के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकता हूं। मतलब मुझे जेड पता है तो मैं वो सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि वो जो कैलकुलेट करके लेके आए हैं उन सबके लास्ट में फॉर्मूले आके निकल रहे हैं, वो जेड के पदों में ही है, जेड के टर्म्स में ही है। तो अपना लॉजिक क्या हुआ, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऐसे बोल सकता है कि संवितरण फलन क्या है, इसकी सहायता से एंट्रोपी और गिब्स ऊर्जा का मान कैलकुलेट करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी एंड एंट्रोपी विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो पहले तो पार्टीशन फंक्शन को बारे में थोड़ा बता देना, इसके बारे में पूछे जो, फिर इसकी हेल्प से गिब्स एनर्जी वाला, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है जो भी पूछे वो बता देना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आई बात समझ में? ये गेम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मैक्सवेल रिलेशंस या मैक्सवेल जो इक्वेशंस है थर्मोडायनेमिक्स के, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मैक्सवेल संबंध, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। ओके।